हाँ साथियों, चलो बिल्कुल राधे राधे, गुड इवनिंग। अपन लास्ट जो बात कर रहे थे, अन्य तथ्य पढ़ रहे थे, है ना, और उसमें अपने को लिखना स्टार्ट करना है वापस से। तो कल हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाले जिले। अब हम बात करेंगे स्थान, किसके बारे में बात करेंगे? स्थान। तो थोड़ा सा जो है जल्दी लिखने का प्रयास करना बातों को। देखो, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू 150 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू 150 सेंटीमीटर कर दिया। नेक्स्ट, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर 0 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर 0 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा कहां हो रही है? सम जैसलमेर में कितनी हो रही है? 0 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात ये हो रही है कि अगर सम में वर्षा 0 हो रही है तो इसका मतलब क्या बारिश हो ही नहीं रही वहां पे? तो इसको थोड़ा हम करते हैं काउंट के, कैसे इसकी जो है गणना की जाती है। तो सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पे कि जैसे हमने बात की सब सर्वाधिक वर्षा न्यूनतम वर्षा कहां हो रही है, कितने में हो रही है। अब उसी तरह से क्या होता है, ये वर्षा के दिन भी होते हैं। जैसे पूरे साल में राजस्थान के अंदर औसत वर्षा दिन कितने हैं, ये अगर हमसे पूछा जाए तो संख्या आएगी 29। कितनी आएगी? तो यहां पर जो अगला बिंदु हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है वर्षा दिन। क्या आ रहा है? अब बात यह आती है कि हम किसे कहेंगे वर्षा दिन। जैसे मान लो अभी आप यहां बैठे और बाहर अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, तो क्या हम इसे काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हाँ के ना? नहीं करेंगे। तो जो कहते नहीं करेंगे वे कौन कौन? ऐसे हाथ ऊपर लो, वेरी गुड। जो कहते हैं करेंगे वे कौन कौन? कोई नहीं है। बाकी निर्दलीय कर रहे हो ठीक, नहीं कर तो ठीक। अब बाहर अगर बारिश हुई है तो आप उसे काउंट करोगे या नहीं करोगे, ये डिपेंड करता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि क्यों मना कर रहे हो नहीं करेंगे? अच्छा, बारिश स्टार्ट होगी 17 जून से, तो उससे पहले अगर बारिश हो गई, 16 को भी बारिश हुई, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ऐसा मानना अपना है? नहीं, गलत है। पूरे वर्ष में, बात समझना, पूरे वर्ष में काउंट करेंगे। चाहे वो मावट हो, समझ में आ रही बात, चाहे वो वर्षा काल हो, चाहे वो चक्रवातों से बरसात हो रही हो, उस पूरे को काउंट करेंगे। लेकिन हम जो है कि भाई बाहर बारिश हो रही है, चाहे वो दिसंबर का महीना हो, अगर बाहर बारिश हो रही है उसको काउंट हम तब करेंगे जब वो एक सीमा को पार कर जाएगा। यानी ऐसा कोई दिन जिस दिन बारिश 0.25 सेंटीमीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 2.5 mm। कितना? तो 2.5 mm से अधिक अगर बारिश किसी दिन हो रही है तो वो कहलाएगा वर्षा वाला दिन। बात सुना रही है? आप यहां बैठे हो, 10 मिनट में तेज बारिश हुई और ये टारगेट पूरा हो गया, तो हमने इसको काउंट कर लिया, सब हाँ हमारे यहां वर्षा हुई है। लेकिन मान लो आप यहां बैठे और पूरे दिन फुहार गिरी, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। बात सुना रही है? तो किसे कहोगे वर्षा दिन? वह दिन जिस दिन वर्षा 0.25 सेंटीमीटर या 2.5 mm से ज्यादा हो, क्या कहलाएगा? वर्षा दिन कहलाएगा। बात सुना रही है? अब समझो, यहां पर हम दो बात और करते हैं। यहां दो बात हम करते हैं, सर्वाधिक और आपका न्यूनतम। तो सर्वाधिक जो आपका वर्षा दिन है वो किस जिले में है? तो सर्वाधिक वर्षा दिन मिलेंगे आपके झालावाड़ में। भाई बारिश ज्यादा कहां हो रही थी? झालावाड़ में। तो झालावाड़ में 40 दिन। कितने दिन?
40 दिन आपके यहां वर्षा हो रही है, जबकि बांसवाड़ा जो इसका साथी एक और है, वहां पर आपको वर्षा दिन मिल रहे हैं 38। कितने मिल रहे हैं? इसी आधार पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि झालावाड़ को हम कह रहे हैं कि राजस्थान का आर्द्रतम जिला है। कैसा है? और यह आपके बांसवाड़ा क्या है? राज्य का आर्द्र जिला है। क्या है यह? आर्द्र जिला है। बात समझ में आ रही है? जबकि अगर हम बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम कहां होगा? जैसलमेर। कहां होगा? और जैसलमेर है, वहां पर वर्षा दिनों की संख्या 5 है। कितने हैं? 5 दिन आपके यहां औसत वर्षा हो रही है। एक और बात, यहां दो शब्द आए हैं, एक आया आर्द्रतम और एक आया आर्द्र। तो हमसे अगर पूछे कि आर्द्रतम जिला कौन सा, हम कहां जाएंगे? झालावाड़। और यहां कहां जा रहे हैं हम? अब ऐसा क्यों? आर्द्र मतलब क्या होता है? अरे आर्द्र मतलब क्या होता है? गीला। अरे हाँ ना, तो बोलो क्या होता है आर्द्र मतलब? गीला। तो अब यहां पर दोनों में लिखा हमने आर्द्र है, पर यहां पर आर्द्रतम और यहां आर्द्र है, अंतर क्या? इस बात को हम समझते हैं एक उदाहरण से, कि हमने दो शर्ट लिए। क्या लिए? समान, एक जैसे, और दोनों को क्या किया? हमने धो दिया और पानी से जो है निचोड़ा, निकालते ना पानी से, साफ है ना, हमने निकाला। तो शर्ट नंबर जो एक था उसको निकाला बाल्टी से बाहर, और बड़े टाइट से जो है उसको निचोड़ के और झटक के और तार पे डाल दिया। ठीक है। शर्ट नंबर 2 निकाला, उसको आपने बिना निचोड़े सीधा डाल दिया तार के ऊपर। दोनों गीले हैं। अरे हाँ के ना? लेकिन ज्यादा पानी किससे गिरेगा? सेकंड वाले से। क्यों गिर रहा है? उसको हमने निचोड़ा नहीं। गीले दोनों हैं, लेकिन जब पूछा जाए कि आप बताइए इन दोनों शर्ट में से कौन सा आद्यतम है, तो आप बोलोगे सेकंड वाला, यानी ज्यादा गीला है। तो ज्यादा बारिश जहां हो रही है वो कौन सा हमारा है? झालावाड़। इसलिए मैं क्या बोला? और इसलिए मैं क्या बोला? आर्द्र जिला। कोई आपत्ति? अब हम बात करते हैं स्थान की। किसके बारे में बात करेंगे? कि भैया सर्वाधिक वर्षा दिन वाला स्थान कौन सा? तो आप जानते हैं कि आप पढ़कर आए हो कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा था। तो बिल्कुल यहां पर भी क्या हो जाएगा? माउंट आबू। और पूरे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दिन अगर कहीं है तो वो है आपके माउंट आबू में 48 डेज। कितने? 48 दिन। 48 दिन आपके यहां पर वर्षा दिन है एवरेज। जबकि न्यूनतम आप पढ़कर आए हो कि वर्षा न्यूनतम कहां हो रही है? सम में। कहां हो रही है? तो सम जैसलमेर जो आपका है, वहां पर आपका वर्षा पढ़ के आए थे 0 सेंटीमीटर, और दिन हो जाएगा 0। मतलब ये हुआ कि बूंदाबांदी होती तो होगी, लेकिन जो टारगेट है कौन सा वाला? 2.5 mm वाला, वो पूरा नहीं होता, इसलिए हम काउंट नहीं कर पाते। भाई वर्षा कितनी हुई नापना है, क्या करोगे? रेन गेज जो होता है वर्षा मापी, उसका उपयोग करोगे। अब वो तब बताएगा जब उसमें आपका जल की मात्रा बढ़ेगी, तब बताएगा। अब मान लो बूंदाबांदी इतनी सी हुई कि वो खाली तल गीला हो गया, तो क्या बोलोगे? 0। क्या बोलोगे? वर्षा कितनी हुई? 0 हुई। इस वजह से क्या कर रहे हैं अपन कि काउंट कर रहे हैं, सिर्फ सब 0 दिन वर्षा है और 0 सेंटीमीटर है। कोई आपत्ति? अगला लिखो वर्षा दिन। वर्षा दिन लिखो, और लिखो वह दिन जिस दिन वर्षा, वह दिन जिस दिन वर्षा, जिस दिन वर्षा, जिस दिन वर्षा 0.25 सेंटीमीटर या 0.25 सेंटीमीटर या 2.5 mm, 0.25 सेंटीमीटर या 2.5 mm से 2.5 mm से अधिक हो, 2.5 mm से अधिक हो वर्षा दिन कहलाता है। और इसको उतारो बोर्ड से जल्दी, जैसा मैंने लिखा है वैसे उतारो फटाफट। जैसा लिखा हो ऐसा उतार लो। हटो यहां से, जल्दी लिखो। संख्या कम कैसे हो गई आज? चले गए हैं? हमेशा होता है ऐसा कि आज ही हुआ है? आज विशेष है? लास्ट में ऐसा होता ही होता है।
वाह बढ़िया, कंपटीशन थोड़ा कम हो रहा आपके, समझ रहे हो बात को, क्या कम हो रहा है बस। अभी तक केवल आधा पेज करवाया जो साथी जुड़े हैं बाद में, 2 स्लाइड हुई है खाली। हो गया, सभी का हो गया यहां तक, जल्दी करें नहीं हुआ तो। चले आगे, सही हो गया यहां तक। चलो अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि सर्वाधिक जो शुष्क स्थान है राजस्थान के अंदर वो कौन सा है। तो अगला लिखो नेक्स्ट साथियों, लिखो सर्वाधिक शुष्क स्थान, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सर्वाधिक शुष्क स्थान। सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा राजस्थान का, फलोदी। सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी, सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी, फलोदी, ठीक है। और इसमें एक लाइन जोड़ो, यह भारत का भी, इसमें जोड़ो, यह भारत का भी सबसे, यह भारत का भी सबसे शुष्क स्थान है, यह भारत का भी सबसे शुष्क स्थान है, यह भारत का भी सबसे शुष्क स्थान है। कौन भैया, फलोदी, ठीक है। राजस्थान का तो यही साथ में इसका है, भारत का भी। अब हम एक और बात करते हैं कि हमसे 2 प्रश्न पूछता है, एक तो तापांतर की बात करता है, किसकी बात करता है ये, तापांतर कि तापांतर जो आपका है 2 तरह से काउंट करते हैं हम, एक तो करते हैं वार्षिक वाला, कौन सा करते हैं, वार्षिक, और एक करते हैं अपन, एक करते हैं दैनिक, कौन सा करते हैं। तो वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर आपसे पूछ सकता है सर्वाधिक और न्यूनतम कहां है। तो ध्यान रखना, जब हमसे पूछेगा कि वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहां है, तो कहां जाओगे, तापांतर समझते हो, तापांतर, ताप में अंतर, ताप में अंतर। अब ताप में अंतर को ज्ञात कैसे करोगे, जैसे मान लो आज तारीख क्या है, 9 तारीख है, 9 तारीख का तापांतर कितना हुआ। अब इसको ज्ञात करने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरे दिन में सर्वाधिक तापमान कितना रहा वो, और पूरे दिन में न्यूनतम तापमान कितना रहा वो, दोनों को घटा लो, क्या आ जाएगा, तापांतर। बात में आ गई, अरे हाँ के ना। अब हमसे क्या पूछता है कि सब सर्वाधिक या न्यूनतम वार्षिक या दैनिक तापांतर कहां है, ये हमसे पूछता है। उसके पीछे कारण रहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहला जो आपका बिंदु आ रहा है कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जो आपका है वो कहां है, चूरू में। अब चूरू में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर क्यों है, तो चूरू जो आपका है यहां पर चट्टाने हैं, कौन सी, चूने की, लाइमस्टोन है, जिसका गुण क्या है, देर से गर्म देर से ठंडा, मतलब गर्म होने में क्या लगेगा, समय लगेगा, लेकिन जब अगर एक बार गर्म हो गया तो ठंडा होने में समय लगेगा। तो अगर एक बार गर्म हो गया तो क्या होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, और जब गर्मी का समय होगा तापमान चला जाएगा आपका 55 के आसपास, 54 के आसपास, 52 के आसपास, समझ में आ रही बात। और एक बार अगर ठंडा हो गया तो क्या होगा, गर्म होने लगेगा समय, तो शीतकाल में क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा और तापमान चला जाएगा माइनस में, कहां चला जाएगा। तो जो आपका ग्रीष्म काल का और आपका जो शीतकाल का तापमान आया उसको घटा लो, क्या आ जाएगा, वार्षिक तापांतर आ जाएगा। तो कहां ज्यादा मिल रहा है, हमारे को मिल रहा है चूरू में, क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहां चट्टाने कैसी है, चूने की। नेक्स्ट,
न्यूनतम कहां मिलता है, क्या पूछेगा कि भैया सर्वाधिक तो चूरू में मिल रहा, तो न्यूनतम आपका जो है ये वार्षिक तापांतर आपको देखने को कहां मिलता है, तो हम कहेंगे डूंगरपुर। कहां कहते हैं, डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, यहां पर आपका वार्षिक तापांतर क्या मिल रहा है, न्यूनतम। सेम आ जाओ दैनिक में बात करते हैं, तो दैनिक तापांतर जो न्यूनतम है वो भी कहां मिल रहा है, डूंगरपुर में। कहां मिल रहा है, मतलब एक तो वर्ष भर यानी कि 2025 का निकालना वार्षिक तापांतर, तो हमने क्या किया, 2025 में सर्वाधिक तापमान जो रहा उसको और 2025 में जो न्यूनतम तापमान रहा उसको हमने लेके माइनस कर लिया, क्या आ गया। और ये होता है डेली, यानी आज जैसे मैंने बताया आपको 9 तारीख का, तो 9 तारीख की अगर हम बात करें तो भाई ऐसा अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो आपका है और न्यूनतम अगर आपका है, तो न्यूनतम कहां मिल रहा है, डूंगरपुर में, जबकि जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपका मिल रहा है वो मिल रहा है जैसलमेर में। कहां मिल रहा है, अब जैसलमेर में आपका सर्वाधिक दैनिक तापांतर क्यों मिल रहा है, उसका कारण यह है कि यहां पर रेत की अधिकता है। किसी अधिकता है, और रेत का गुण क्या है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडी। जल्दी गर्म, जैसे ही जब सूर्योदय होता है तो रेत क्या करती है, गर्म होना स्टार्ट कर देती है, और वो दिन तक जो है वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, गर्म, तापमान चला जाता है ज्यादा। और जैसे ही सूर्यास्त होता है वो रेत क्या हो जाती है, अपनी जो उष्मा है उसका करती है हाश, छोड़ देती है उष्मा को, क्या हो जाती है, ठंडी। तो रात भर में क्या हो जाती है, तीव्र ठंडी। तो दिन का तापमान तो बहुत ज्यादा और रात्रि का तापमान बहुत कम। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से आपका जो है यहां पर आपका क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। समझ में आ गई बात, लिखो इसमें, लिखो लिखो तापांतर। तापांतर लिखो पहले तो, लिखो तापांतर, लिखो। इससे तात्पर्य ताप में अंतर है, इससे तात्पर्य ताप में अंतर है, इससे तात्पर्य ताप में अंतर है। इसके लिए अधिकतम व न्यूनतम तापमान, अधिकतम व न्यूनतम तापमान के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। कर दिया, और लिखो साथ ही उसमें सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो जाएगा, चूरू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। और कीजिएगा कोष्टक बना के करना, चूने की चट्टानों की अधिकता, चूने की चट्टानों की अधिकता। कारण क्या है यहां पे, चट्टाने कौन सी है, चूने की। देखो चूने की चट्टानों की अधिकता, चूने की चट्टानों की अधिकता। क्लियर, नेक्स्ट लिखो न्यूनतम वार्षिक तापांतर, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर कर्क रेखा के निकट है, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ ग्रीष्मकाल जो शीतकाल होता है वो इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है, और यहाँ पे वृक्ष हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ ग्रीष्मकाल में ज्यादा गर्म भी नहीं हो रहा है। अगला लिखो नेक्स्ट, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। और करना ब्रैकेट में किसकी दिखता है, यहां पे करना रेत की अधिकता, रेत की अधिकता कर दोगे। और करना न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर में, न्यूनतम क्या है साथियों, डूंगरपुर में हो जाएगा। सर्वाधिक और न्यूनतम अपन ने बात यहां पे कर ली, और कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया है।
अब चलते हैं यहां से आगे। हमने बहुत सारी बातें यहां मानसून के संदर्भ में कर ली, हमने वर्षा के बारे में बात कर ली है, कितनी मात्रा में वर्षा हो रही है, हमने ये भी देख लिया था। अब हम करते हैं बात यहां पे, जो मानसून आया है वो मानसून जाएगा, जो मानसून आया है वो मानसून जाएगा। तो लिखो अगला बिंदु, मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून आया कब था? कब आया मानसून? जून में। कब आया? और जून से कब तक रहा? और उसके बाद में वो जाना स्टार्ट करेगा। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो टाइम पीरियड होता है वो हम कहते हैं मानसून के लौटने की अवधि है। मानसून के दिसंबर होते होते जो आपका मानसून है वो कहां पहुंच जाता है? तमिलनाडु तक। कहां पहुंच जाता है भाई? आ कहां से रहा है? केरल से, और जा कहां से रहा है? तमिलनाडु होते हुए। तो आप सोचो, जून में तो आ रहा है और जस्ट 6 महीने बाद कहां जा रहा है? जा रहा है वापस। तो लिखो साथियों उसमें, इससे तात्पर्य मानसून का, इससे तात्पर्य मानसून का लौटना है। लौटना तो जाना है ना, मानसून का लौटना है, मानसून का लौटना है। रिटर्न, रिटर्न ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिटर्न। लौटना है, जिसकी अवधि सामान्य रूप से, जिसकी अवधि, टाइम पीरियड, जिसकी अवधि सामान्य रूप से, जिसकी अवधि सामान्य रूप से, सामान्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर है। अक्टूबर से दिसंबर है, अक्टूबर से दिसंबर है। एक प्रश्न आया है कि सब चूरू में अधिकता किसकी? मैंने लिखवाया था चूरू में जो आपका है लाइमस्टोन, जिसे हम कहते हैं चूना पत्थर, की अधिकता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। मानसून प्रत्यावर्तन हो गया आपका, और इससे जो आपका है जब ये जा रही होगी तो क्या होगा? जो हमारा तमिलनाडु का इलाका है वो आपका लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, जिसे हम कहते हैं शीतकालीन वर्षा। क्या बोलते हैं? तो पूरे भारत में शीतकालीन वर्षा कहां होती है? केवल और केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर। बात समझ में आ रही है? इससे एक लाइन जोड़ लो, इससे शीतकाल में, इससे शीतकाल में आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, इससे शीतकाल में आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तट पर, इससे शीतकाल में आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, वर्षा होती है। तो पूछा जा चुका है मानसून प्रत्यावर्तन क्या है? तो मानसून प्रत्यावर्तन होता है मानसून का लौटना, यानी मानसून जो आया है वो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब जो अंतिम बिंदु हमारा बच रहा है वो हम बात कर लेते हैं। क्या बच रहा है हमारा अंतिम बिंदु? हमारा अंतिम बिंदु बच रहा है अक्टूबर हीट। क्या बच रहा है? हमने कहा था कि जब वर्षा काल समाप्त हो जाता है उसके बाद हमको लगती है गर्मी, और ये गर्मी मूल रूप से कब लगती है? अक्टूबर महीने में। कब लगती है? तो हम क्या बोल रहे हैं इसको? अक्टूबर हीट। और इस समय जो है हमारे यहां अश्विन नवरात्रा होती है। कौन सी होती है? और इसे हम कहते हैं आसोज नवरात्रा। क्या बोलते हैं उसे? तो जो आसोज नवरात्रा का समय होता है उसमें हमको लगती है गर्मी, तो हम इसे कहते हैं आसोज की गर्मी। क्या बोलते हैं? और इसी समय इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं क्वार। क्या बोलते हैं? तो इसे कहते हैं हम क्वार की उमस। क्या कहते हैं? क्वार की उमस भी हम इसे कहते हैं। तो अक्टूबर हीट कह दो, आसोज की गर्मी कह दो, या कह दो आप क्वार की उमस, एक ही बात है। अब ऐसा क्यों होता है समझ लो, फिर लिख देना एक बार। इसमें लिखने तो कुछ बात ही नहीं, कुछ है ना, केवल समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये दिमाग लगाओ कि भैया इस समय जो आपके वर्षा काल था उस वर्षा काल में क्या हो रहा था? गर्मी थी। क्या था? सूर्य अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है जब बारिश आ जाती है, बादल आ जाते हैं, तो क्या होता है? तापमान हो जाता है कम। लेकिन जैसे ही मानसून चला गया तो क्या हुआ? यहाँ पे आपका जो सूर्य है वो अपना काम तेज गति से करेगा। और इस समय क्या होता है? इस समय जो आपका सूर्य है, जब इसकी किरणें सीधी गिर रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि साहब ये धरातल कर रहा है गर्म। क्या कर रहा है? लगभग 23 सितंबर तक तो कर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे जो तिरछापन आपका बढ़ने लग जाता है। तो क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि सब गर्म कर रहा है, तो क्या हो रहा है? गर्म वायु ऊपर उठ रही है। गर्म वायु उठेगी नहीं उठेगी? उठेगी। और इस समय क्या होता है? ये जो आपका शब्द है इसमें क्या होती है? आर्द्रता। क्या होती है? तो ये वायु अपने साथ क्या लेके जाएगी? अब क्या होगा? जैसे आप बाहर निकल, क्या हो जाएगा? आपको आ जाएगा पसीना। क्या आ जाएगा भाई? धूप में निकलो, क्या हो जाएगा? पसीना आ जाएगा। जैसे अभी निकलते हो दिन में क्या होता है? पसीना आ रहा साहब।
जैसे यहाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है, पंखा चल रहा है, ऑटोमेटिक क्या हो गया, ठंडक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। क्यों हुआ ऐसा? कि जो पसीना आपके शरीर से बाहर निकला है, उस आर्द्रता को यहाँ की जो गर्म वायु थी उसने सोख लिया। कि वायु कैसी थी? शुष्क थी, सोख लिया। अब क्या हुआ कि जब यही आप देखोगे अक्टूबर टाइम पीरियड में, जब आप बाहर से आ रहे हो दिन के समय में, गर्मी लगी साहब, यहां आए तो जब यहां आके बैठे तो आपको क्या लग रही है? उमस लग रही। क्यों लग रही है? क्योंकि इस समय जो वायु है वो कैसी है? वो उष्ण आर्द्र है। वो आपके शरीर की जो आर्द्रता है उसको नहीं ले रही है, उल्टा उसकी जो आर्द्रता वो आपको दे रही है। जब दोनों का क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमें लगेगी उमस। क्या लगेगी? और उसी उमस की गर्मी को हम क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट। तो लिखो इसमें साथियों, ये डालो, इसमें लिखो, बिंदु हेडिंग लो, अक्टूबर हीट, आसोच की गर्मी ऑब्लिक क्वार की उमस, क्वार की उमस। और लिखो यह अक्टूबर माह में, यह अक्टूबर माह में अक्टूबर माह में उमस के साथ लगने वाली गर्मी है। अक्टूबर माह में उमस के साथ लगने वाली गर्मी है। समझ में आ गई बात सबको? किस महीने में? अक्टूबर महीने में। और इस समय इसके आसपास क्या होता है? नवरात्रि होती है, ठीक है ना? तो वो जो टाइम पीरियड आपका क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा अक्टूबर हीट या आसोच की गर्मी या क्वार की उमस। तो ये अपना जलवायु का जो बिंदु था वो हो चुका है पूरा। अब मुझे बताओ, मैप किसको नहीं मिले? आए नहीं? कि मैप नहीं आए? आ गए, लेकिन कुछ के पास नहीं आता। कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, जो आपका टॉपिक है जलवायु प्रदेश वाला, जब मैप आ जाएंगे तब स्टार्ट करेंगे। अभी अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा, जो उसके बाद का टॉपिक है, ठीक है? और वो है झीलें, और उसमें पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें पहले तो। पर अभी चूंकि वो टॉपिक बाकी रह रहा है बीच में, तो उसको अपन एक क्लास में पढ़ लेंगे। कितने में पढ़ लेंगे? तो वो मैप अपने पास रखना हमेशा। क्या नीचे आ गए थे? तुम लाए नहीं क्या? तो गए क्यों नहीं? चलो एक व्यक्ति कोई भी चला जाओ, सिंगल, तुम चले जाओ, तुम ले आना, ठीक है ना? तुम्हारे पास है? नीचे बोल देना, यहाँ पे है ना, दे देंगे। किसके पास नहीं है? कितने लोग? एक बार काउंट कर लो, 20 ले आना, ठीक है? चलो अब आप डालो हेडिंग में जलवायु प्रदेश। क्या डालोगे हेडिंग में? जलवायु प्रदेश। मुझे लगा नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट पढ़ाता फिर आपको, अच्छा है, हो जाएगा टाइम पे। ये जलवायु प्रदेश हम पढ़ेंगे साथियों। क्या होता है ये कोई बताएगा? आप प्रदेश पढ़ के आए थे पहली क्लास में, याद आ रहा है? तो जब प्रदेश पढ़ के आए थे तो हमने क्या पढ़ा था? कि एक समान विशेषता वाला क्षेत्र। तो जलवायु प्रदेश क्या हो जाएगा? एक समान जलवायु वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? जलवायु प्रदेश कहलाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैप आपको दिए गए ये केवल सहायता के लिए, बाकी आपको 4 मैप खुद बनाने हैं, मार्केट से लाने 4 मैप। और 4 मैप जैसे बने हुए हैं वैसे ही वैसे आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी, क्योंकि मैप जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको दिक्कत आएगी। मैं कितना भी लिखा दूं भले ही, वो याद नहीं रहेगा आपको, है ना? इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपके 4 मैप की प्रैक्टिस करनी, क्या क्या करना बता दूंगा मैं अभी आपको। हाँ कोई बात नहीं, चलो जिनके पास नहीं हो पड़ोसी देख लो और कल ले लेना मैप। चलो डाल दिया आपने हेडिंग जलवायु प्रदेश। अब जो हम बात करेंगे यहाँ पे, हमको 4 तरह से बात करनी है। एक तो हमको बात करनी है सामान्य। क्या बात करनी है? सामान्य जो आपका प्रदेश है उसके बारे में बात करनी है। तो एक बार जो आप मैप मुझे देना, कोई भी पास करना है। सुन लो बात को, 4 मैप आपके पास है। फर्स्ट पेज ये है और सेकंड पेज ये है। तो जो फर्स्ट पेज आपका ये, उसमें जो ये सेकंड वाला मैप है ये है आपका सामान्य वर्गीकरण। अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? इस पेज पे जो नीचे वाला मैप है जिसमें 5 खंड बने, कितने बने हुए हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। और इस 5 खंड में हमको दिक्कत इसलिए नहीं आ रही, इसमें जिले जो आपके आपको दिख रहे हैं। और इतना हमको पता होना चाहिए रास्ते में कौन सा जिला कहां पर आ रहा है। अगर ये नहीं पता तो फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? चलो पहले किसी बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे में बात कर रहा हूं। और ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं पहला बिंदु, ये मैं पढ़ा रहा हूं आपका सामान्य वर्गीकरण। क्या पढ़ा रहा हूं? तो जो सामान्य वर्गीकरण आपका है वो हमने वर्षा के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है?
तो राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं उनका सामान्य वर्गीकरण जो हमारा है वो हमने किया है वर्षा के आधार पर। किसके आधार पर? वर्षा के आधार पर। और वर्षा के आधार पर आपने राजस्थान को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा। ठीक है, किसको बांटा? राजस्थान को। अब हमको जो है इसको केवल समझना है और इसको हम यहां ऐड करेंगे। देखो साथियों, 5 भाग जो बांटे हैं वो कैसे बांटे? आपको ये पता है कि राजस्थान में वर्षा कहां कम होती है? पश्चिमी राजस्थान में। कहां कम होती है? यानी ये जो इलाका है, अगर इसको देखें तो ये क्या आपका नॉर्थ वेस्ट क्या है ये? अगर आप उत्तर पश्चिम से जब जाएंगे दक्षिण पूर्व की ओर यानी झालावाड़ की तरफ जाएंगे, हम कह सकते हैं जैसलमेर से जब आप जाएंगे कहां पे? झालावाड़ की ओर, वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। और जब आप जाएंगे झालावाड़ से जैसलमेर की ओर, वर्षा की मात्रा घटेगी। तो यहां पर जो आपने 5 भाग किए हैं इसको बांटा है आपने वर्षा के माध्यम से। और यहां इसके अकॉर्डिंग इस वाले भाग में वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। कितनी हो रही है? लेकिन 5 भाग जब बांटोगे तो आप यहां पर इसको बांटोगे 0 से 20। किसमें बांटोगे? क्योंकि अंतराल जो लिया है वो लिया है 20 का। किसका लिया है? बाकी जब हमने मरुस्थल पढ़ा था क्या क्या था कि मरुस्थल में हमने 2 भाग बांटे थे, 0 से 25 और 25 से 50। लेकिन केवल ये क्षेत्र नहीं था, उसमें कुछ क्षेत्र ऊपर का भी था। यहां जो क्षेत्र आपने लिया है वो लिया है 0 से 20 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं शुष्क मरुस्थल। दूसरा लिया आपने 20 से 40 सेंटीमीटर लिया आपने, और ये कहला रहा है अर्ध शुष्क। ये एरिड जोन और ये सेमी एरिड। फिर ये जो पट्टी है ये अरावली की है। राजस्थान की मैप में अगर आपको दिख रही 2 पट्टियां इधर बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? अरावली। और ये जो अरावली का इलाका है यहां पर वर्षा है 40 से 60, क्योंकि इसके बीच में क्या हो रहा है? इसके बीच में आपका जो है आपका कौन है? 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, जो लिखवा चुका हूं पहले आपको। फिर आ जाओ मैदानी भाग, यहां वर्षा होती है 60 से 80। कितनी होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर। और जो हमारा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग हमारा है वहां वर्षा होती है 80 से 100। ये हम पढ़कर आए थे कि सर्वाधिक वर्षा कहां हो रही है? झालावाड़ में। कितनी हो रही है? 100 सेंटीमीटर प्लस। अब हम देखते हैं यहां पर एक एक करके बात करते हैं। जो ये इलाका है पश्चिम वाला, इसे हम कह रहे हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या कह रहे हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश हम कह रहे हैं। अगर आपसे पूछे भाई जिले कौन से आ रहे हैं, तो आप देखो, आप जिले दिमाग लगाओ। ये इलाका कौन सा है? आपका जैसलमेर। फिर ये कौन सा है? आपका बाड़मेर या बीकानेर, ये फलोदी। नए के अकॉर्डिंग फलोदी हो गया। ठीक है, और कुछ भाग हम कह सकते हैं कि साहब यहाँ पे आपका जो है आ जाएगा किसका? जोधपुर का। अब यहां से हम चलते हैं आगे कि जो सेकंड आपका पार्ट है वो हो जाएगा आपका कौन सा? अर्ध शुष्क। कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। वो एरिड था, इसे क्या बोलेंगे? सेमी एरिड। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में शॉर्ट लिख रहा हूं ज और प्र। ठीक है, और उसके बाद में ये जो आपका इलाका ये कहलाएगा उपाद्र। क्या कहलाएगा? उप आद्र जलवायु। जो अरावली का इलाका है वो कैसा है? उपाद्र है। जबकि ये जो बेल्ट आपका है मैदानी भाग, इसे हम कहेंगे आपका आद्र। क्या कहेंगे? आद्र जलवायु प्रदेश, आद्र। जबकि जो आपका इलाका ये वाला दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये अति आद्र की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? अब ये ध्यान रखना कि आप जो हैं कुछ बातें पहले पढ़ के आ चुके हैं, उसका उपयोग करो। इस वाले भाग में जो आपका है, जहां पर जैसी वर्षा होगी वैसी मिलेगी वनस्पति। यहां वर्षा कम है, क्या मिलेगी वनस्पति? मरुद्भिद, जिसे हम क्या बोलेंगे? जीरोफाइट्स। क्या बोलेंगे इसको अपन? जीरोफाइट्स, जिसे हिंदी में कहेंगे मरुद्भिद। क्या विशेषता है? कांटेदार होती है, पत्तियां छोटी और जड़ें लंबी होती है, बताया था। जबकि आपका जो आपका भाग दूसरा है ये वाला, यहां मिलेगी स्टेपी तुल्य। क्या मिलेगी? स्टेपी तुल्य वनस्पति आपको मिलेगी, जिसमें घास और झाड़ियां ज्यादा लेकिन वृक्षों का अभाव होगा। यहां मिलेगी पतझड़। क्या मिलेगी? पतझड़ प्रकार की वनस्पति आपको मिलेगी, जो क्या करेगी? पत्ते गिरा देगी। क्या करेगी? जबकि इस वाले बेल्ट में मिलेगी मिश्रित पतझड़। क्या मिलेगी? मतलब इसमें 2 प्रकार की वैरायटी होगी, एक तो पत्ते गिराएगी और एक पत्ते नहीं गिराएगी। ये बाकी साथी क्या कर रहे हैं? आराम से बैठे हुए, बोल क्यों नहीं रहे हो साथ में? अंतिम क्लास है तो एनर्जी का लेवल और डाउन हो गया आपका। तो पहले तो कम से कम 2 घंटे पहले पढ़ाता था मैं, अब तो और क्या हो गया?
है, अंतिम सीमा पे आ गया है। तो जब अंतिम सीमा पे आ गए तो आप इस बात को समझो कि अभी आईपीएल चल रहे थे आईपीएल। अरे हाँ के ना, तो उसमें जो लास्ट के ओवर होते हैं, दो ओवर जो होते हैं, है ना, 19वां 20वां जो ओवर होता है, उसे क्या बोलते हैं? डेथ ओवर। डेथ ओवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस 2 ओवर में जो टीम अच्छी नहीं खेली तो उसका हारना लगभग तय हो जाता है। अरे हाँ के ना भाई, आपने जो 18 ओवर में 200 रन बना दिए, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में आपके रन ही बने, 2 ही रन बने, तो आपका जो एवरेज बिगड़ गया। अरे हाँ के ना। तो आप इस बात को समझो कि आप जो है 5 या 6 घंटे आप बैठे हो, और उसमें से लास्ट के 1 या 2 घंटे जो आपके हैं उसमें आपका जो है ध्यान भंग हो रहा है, इधर उधर आपका जो मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? जो आपने 4 घंटे पढ़ाई की उसका क्या कर रहे हो? वो एवरेज बिगाड़ रहे हो। क्यों बिगाड़ रहे हो? क्योंकि सिलेक्शन तो सब सब्जेक्ट पढ़ने से आएगा। मैं कह दूं खाली ज्योग्राफी पढ़ लो तो क्या उससे हो जाएगा सिलेक्शन खाली से? आपको सभी सब्जेक्ट सही पढ़ने हैं। मैंने पहले भी ये कहा था, अभी भी ये कह रहा हूं कि आप अगर हर सब्जेक्ट को सेम वेटेज दोगे, कुछ कुछ समझदार ऐसे होते हैं जो उल्टा मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, अरे सर 8 क्वेश्चन तो आने ज्योग्राफी के। मैंने कहा तूने बनाया पेपर, तू बनाएगा, और 8 आएंगे तो क्या 8 के 8 सही कर लेगा? अरे बताओ, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 8 × 3 मान लो, अपन 8 ही मान रहे, पिछले 11 आए थे, 8 × 3 करो 24। 24 नंबर में मेरिट कितने कितने लाखों लोग निकल जाएंगे भाई। ये 10+2 गई है ना एग्जाम, तो यानी संख्या ज्यादा होगी। तो आप 24 नंबर का अगर वेरिएशन किसी का आ रहा है कि मैं तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ के जा रहा हूं, मैं तो ऐसे कर दूंगा, तो आप मुझे बताओ कि सिलेक्शन से कितना दूर है वो कम से कम 3 4 5 वैकेंसी दूर है। कितनी वैकेंसियां? मतलब उसका करियर तो एक खत्म कर रहा है एक तरह से, क्योंकि जब हमको तैयारी करने का मौका मिला और हम उस समय तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम अपने चांस को खो रहे हैं। कंपटीशन अगले साल फिर बढ़ेगा, अगले साल बच्चे 12वीं फिर पास करके आएंगे, और हर जिले से, हर तहसील में से कोई ना कोई मेरिट में आते ही आता है, आता ही आता है ना। ब्लॉक लेवल की मेरिट पे आएगा, या डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, या कहीं ना कहीं तो ही जाएगा, ये तो स्कूल की मेरिट पे तो ही जाएगा। अरे हाँ के ना। यानी वो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। अगर तुम लोग जैसे यहाँ बैठे हो, अगर तुम लोग इस वैकेंसी में निकल जाते हो तो तुम्हारे लिए कंपटीशन बढ़ा के कम हुआ? खत्म हो गया। तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं उससे, तो बढ़े गले घटे, कोई मतलब है क्या? लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन रह गए, या कुछ साथी ऐसे रह गए जो नहीं हो पाए सिलेक्ट, उनके लिए कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा? इस लेवल से 25% ज्यादा। कितना कितना बढ़ जाएगा? अभी आपको ये समझ में नहीं आ रही गणित, पर ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि आप ये सोचो कि लाखों की संख्या में आपके बच्चे पास होकर आते हैं हर साल, और जो पिछली बार कम नंबर से रह गया था वो इस बार डबल तैयारी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो आप इस चीज को समझो कि जो नया आ रहा है वो भी फुल फॉर्म में आ रहा है, और जो एक बार चोट खाया घायल शेर है, वो घायल शेर जो क्या करेगा, वापस क्या करेगा? तीव्रता से हमला करेगा। और उस समय जो है, जो सामान्य वाले हैं, मतलब जो ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो बीच में जाएंगे। सिलेक्शन कौन लेके जाएगा? जो तैयारी करके आ रहा है दमदार, वही लेके जाएगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने एवरेज को मेंटेन करके रखा करो। 5 6 घंटे आप एक ठान लिया करो कि हमको जिस एनर्जी से हम पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसी एनर्जी से हम लास्ट की क्लास अटेंड करेंगे, तो सिलेक्शन आपका इस बार हो जाएगा, एक गारंटी है। हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं होता है। होता है क्या? हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका अलग होता है भाई। आर्ट एंड कल्चर है तो नृत्य हो रहे हैं साहब, वो मुद्राएं बता सकते हैं साहब, वो तो ऐसे करके डांस करता हूँ, ऐसे करके डांस। अब यहाँ ज्योग्राफी कैसे बताऊं मैं कि स्टेप जो वनस्पति है कैसे खुलती है? बताओ, बता सकता हूँ क्या इसको? इसकी विशेषता लिखा दी, इसमें घास जड़ें ज्यादा होती है, वृक्षों का अभाव होता है, बात खत्म। अरे हाँ के ना। मैं तो इसके पत्ते इतने से होते हैं, ये पत्ते होते ही नहीं है। अब ऐसे कोई बना सकता है क्या? नहीं। और आप कोई ऐसी क्लास में नहीं बैठे जो कॉमेडी करें। कंपटीशन में कॉमेडी अगर कर रहे हो तो जिंदगी तुम्हारी कॉमेडी हो जाएगी, ये स्पष्ट बोल रहा हूं। कंपटीशन में अगर तुम कॉमेडी करने के लिए तुमको लगता है कि कॉमेडी कॉमेडी खेले हम, तुम्हारी लाइफ फिर क्या हो जाएगी? अपने को क्या कॉमेडी करनी है? क्या क्या करना है? एक बार मैंने ऐसे किसी कोचिंग में फीडबैक आया साहब, फीडबैक क्या आया, तो सबका फीडबैक लिया होगा, मतलब डायरेक्टर ने, तो एक फीडबैक आया, मेरा लिया आया।
सर पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन कॉमेडी नहीं करते, क्या लिखा हुआ है उस पर बकायदा, सर पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन कॉमेडी नहीं करते, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मेरे पास आया कि साहब ये आपके लिए एक आया है। मैंने कहा की होगी कंप्लेंट, अपने का मैं भी डांटता हूँ, मुझे पता है मैं क्लास में डांटता हूँ, किसी ने कर दी होगी कंप्लेंट। कि सर वो डांटने वाली कंप्लेंट नहीं थी, उसको पढ़ो। मैंने पढ़ा तो फिर कॉमेडी नहीं करते। तो कॉमेडी कैसे करते हैं? नहीं आती कॉमेडी, और करनी भी नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? मैं तो कॉमेडी करके चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी कॉमेडी फिर हो जाएगी। ये आपको क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए जो आपका अच्छा हो, जो ऑथेंटिक हो, और जो एग्जाम में आने लायक हो। अदरवाइज किसी चीज का और कोई मतलब आपका नहीं रहता। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना। तो ज्योग्राफी में कॉमेडी नहीं होती है, ध्यान रखना। ज्योग्राफी में तो आपके मरुस्थल आएगा या अरावली आएगा, या अभी खारे पानी मीठे पानी जो जो आएगी झीलें, उनमें डुबकी लगाऊंगा आपको मैं। इसके अलावा कोई कॉमेडी आपकी नहीं होती है। आगे बढ़ो। अब जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा एनर्जी रखना और मुंह से बोलते रहना। मेरे को ये 10 मिनट जो बीच में 5 मिनट खराब होते हैं वो अच्छे नहीं लगते मुझे। ठीक है? तुम्हारे को जगहों पहले तो जागो, मोहन प्यारे, एग्जाम है? आगे बढ़ो। क्या लिखा अपन ने? आद्र में क्या मिलती है? मिश्रित पतझड़। इसमें क्या होते हैं? आधे तो वो होते हैं जो पत्ते गिराते हैं और आधे पत्ते नहीं गिराते। भाई आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल लो, जामुन देखा है? जामुन बहुत कम पत्ते गिराता है, हाँ या ना? जामुन बहुत कम मात्रा में पत्ते आपके गिराता है। और जो आम होता है ना, वो भी बहुत कम मात्रा में पत्ते गिराता है। वो ऐसा नहीं पूरे गिरा देता है, वो कम मात्रा में। वो किसमें आएंगे? वो आपके इस पूरे बेल्ट में मिल रहे हैं, और यहाँ भी मिल रहे हैं। भाई मैदान में मिल रहे हैं और आपके इस वाले इलाके में भी मिल रहे हैं। इसलिए मैंने क्या बोला, इसमें मिश्रित पतझड़ आपके हैं, आधे पत्ते गिराएगा आधे पत्ते नहीं गिराएगा। अब यहाँ जो अति आद्र, अति आद्र जो आपका क्षेत्र है, यहां पर मिलेगी सवाना। क्या मिलेगी? सवाना व मानसूनी तुल्य, सवाना व मानसूनी तुल्य वनस्पति। अब एक बात बताओ, सवाना क्या है? घास के मैदान है। अगर आपने कभी डिस्कवरी देखी है ना, पढ़ाई के हिसाब से, तो आपने देखा होगा सवाना जो क्षेत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा शिकार क्षेत्र है, ऐसा बोलता है वो, हाँ या ना? तो उसमें होता क्या है कि जब ग्रीष्म काल होता है तो वहां पानी पीने के लिए नहीं बचता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन जैसी बारिश होती है तो क्या होता है? नदियां बहती है और चारों तरफ हरियाली हो जाती है। क्या हो जाती है? तो जो जीव जंतु होते हैं वो वहां पे आपके चरने आते हैं, और जब चरने आते हैं तो जो खाने वाले हैं मांसाहारी, वो वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है? तो ये चलता रहता सिस्टम वहां पे। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है कि वहां पे क्या है, क्षेत्र कैसा सवाना वाला है, पानी आते ही क्या हो गया, घास आपकी हो जाएगी। और वहां पर केवल घास ही मिल रही है आपको। वहां पर अगर आपको दिखना है पेड़ पौधे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा दूसरी स्थान पर, जहां आपको मिलेंगे घने जंगल। लेकिन उस बेल्ट पे क्या मिलेगा आपको? केवल मिलेगा घास का क्षेत्र। अब हमारे यहाँ भी जो इलाका दक्षिण दक्षिण पूर्व वाला है, यहाँ भी खास तौर से अरावली, देखो अरावली को जाकर देख लो बाहर, तो आपको दिख रही है सूखी सी। कैसी दिख रही है? जैसे कोई नहीं। लेकिन जैसे ही बारिश होगी तो क्या होगा? ये जो आपकी हरियाली जो अरावली है, क्या हो जाएगी? हरी भरी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां पर जो मिल रही है वनस्पति, कौन सी मिल रही है? मानसूनी, जिसका एक गुण है कि बरसात आते ही क्या हो जाती है? हो जाती है हरी भरी। और जो बाकी समय रहता है उसमें क्या रहती है? रहती है सूखी। ठीक है? तो एक तो ये, और दूसरा कारण क्या है? यहाँ पे घासे। तो इससे क्या हो रहा है? पूरी आपको दिखती है अरावली कैसी। और अभी देखो जाके कैसा दिख रहा है। और जब ये सूख जाती है तभी क्या होता है? आग लगती है। आपने देखा दावानल क्यों लगता है? दावानल क्योंकि जो आपके जो झाड़ियां हैं, जो घासें हैं, वो सूख जाती है, और वहां क्या होता है? आग लग जाती है, और वहां धीरे क्या होती है? पूरी फैलने लग जाती है। तो इस वजह से होता है। और जैसे बारिश आएगी क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जैसे हरियाली हो, जैसे सदाबहार वन लग रहे हो, ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पर वनस्पतियां आपकी जो है वो मिल रही है इस प्रकार की। अब देखो, जो आपकी जलवायु कैसी है? शुष्क वाली है। इसको कौन सा जिला दिखाएगा? तो इसको दिखाएगा हमारा जैसलमेर। कौन दिखाएगा? तो जैसलमेर जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको? आपके शुष्क जलवायु को। जबकि जो हमारा जोधपुर है वो आपका करेगा रिप्रेजेंट आपके अर्ध शुष्क को। जो हमारा जयपुर है वो करेगा आपके किसको? उपाद्र को। और इधर कौन करेगा साथियों? सवाई माधोपुर। कौन करेगा? और आपका जो अति आद्र है उसमें हम बात करेंगे झालावाड़। कौन करेगा? झालावाड़ जो है वो इससे आपका रिप्रेजेंट करेगा। अब सुनो क्या करना है। तो पहले भी आप तो इस वाले नक्शे से क्वेश्चन आने के चांस 0 है, क्योंकि बहुत सिंपल नक्शा है। तो ज्यादातर कहां ध्यान देता है? कोपेन पे। कहां देता है? पर कोपेन पढ़ने से पहले हमको ये समझना जरूरी है। अभी क्या करना है? जो नक्शा आपको दिया है उसके अंदर नहीं, साइड साइड में आप जो है इन बातों को लिखेंगे। जैसे ये वाली बात है तो इस साइड में लिखोगे, फिर ये वाली बात है ऊपर नीचे इस तरह में कर लोगे। ठीक है? इसको उस नक्शे पे ऐड करो, जल्दी करना ताकि अपन एक मैप और पढ़ सकें।
दक्षिण राजस्थान से कौन कौन है? दक्षिण राजस्थान से तो अपने यहाँ देखी ना वनस्पति, आप लोगों ने देखी तो है। हाँ, कौन सा बेल्ट है तुम्हारा? प्रॉपर आसपास गांव कौन सा? गलियाकोट, ठीक। घाटोल, वेरी गुड। और हेलो, इसकी बैटरी ध्यान है आप लोगों को? चलो, हो गया यहां तक? आनंदपुरी भूकिया से कौन था साथी? क्या निकलता तुम्हारे से? गोल्ड है, हालांकि निकलता तो नहीं है, लेकिन और कौन था दक्षिण राजस्थान से? बस 3 थे। उदयपुर प्रॉपर, खेरवाड़ा। कब स्थापना हुई छावनी की? छावनी की स्थापना कब की? तो खेरड़ा प्रॉपर नहीं है, कौन से गांव से है? सारोली, किस तरफ आया? जवास, बावलवाड़ा, ओके। नदी कौन सी है? सोम का उद्गम है बावलवाड़ा से, बिच्छामेड़ा पहाड़ी। और कौन था? बस। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोटा बेल्ट है। कहां से? बूंदी प्रॉपर, शहर से? वाह, बढ़िया। अपने प्रॉपर नैनवा से हो, ठीक है। नैनवा कुछ फेमस है ना नैनवा में, क्या है? अरे उसके अलावा कुछ है क्या यार? और कौन था? इधर से भी है, ठीक है। कोटा प्रॉपर, 12, अडानी समूह। चलो, हो गया। हाँ, लोकल तो बताओ ना जी, कम से कम अपने अपने लोकल क्षेत्र में क्या निकल रहा है तो बताओ कम से कम, है ना, कि लोकल क्षेत्र अपना क्यों प्रसिद्ध है। कल याद कर ना, वो स्थापना कब की अपन ने छावनी की? आया वो क्वेश्चन है छावनी वाला, और वहां लिखा हुआ जो गलत लिखा हुआ बोर्ड पे, जो उसका गेट है ना, गेट, उस गेट पे जो लिखा हुआ गलत है। किताब में कुछ और लिखा हुआ था। चले इससे बना गए, किसका बाकी है? सभी का हो गया। चलो, अब जो हम बात करेंगे, देखो ये तो सामान्य हो गया वर्गीकरण, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए। अब हम बात करेंगे कोपेन, किसके बारे में बात करेंगे? तो जो कोपेन का वर्गीकरण है, हाँ, जो साथी ऑनलाइन है इस क्लास को एक बार आपस देख लेना, और एक मैप लेके आप बैठना, 3-4 मैप लेके बैठना, और सेम ऐसा बनाना फिर बैठ के, ठीक है। और ये अपलोड करा दूंगा मैं आपके ऑनलाइन। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। इसका बाकी बाकी है तुम लोगों का। चलो, देखो कोपेन जो है उसने राजस्थान को बांटा 4 भागों में। कितने भागों में बांटा? हालांकि कोपेन ने राजस्थान को नहीं, कोपेन आया भारत के लिए। किसके लिए आया कोपेन? भारत के लिए। और उसने भारत को बांटा 8 जलवायु खंडों में। कितने बांटा? और उसमें से 4 खंड कहां आ रहे हैं? राजस्थान में। और इसने क्या किया, अपने जलवायु खंडों को जो है अलग अलग कोड दिए। क्या दिए? कोड। जैसे ये जो आपका भाग है इसको कहा AW, दिख रहा है? ये जो भाग आपका है इसे कहा BSHW, सॉरी, हाँ बिल्कुल, यहां स्मॉल लेटर का W, ठीक है। और यहां हो जाएगा आपका BWHW, ठीक है।
और जो आपका इधर का इलाका है इसे कहा उसने CWG। क्या बोला? दिख नहीं रहा है तो एक काम करते हैं, दूसरा अपन उसको कलर चेंज कर लेते हैं, CWG। अब बात यह आती है कि इसने जो कोड दिए, अब इन कोड को समझना पड़ेगा, तब जाके हमको जो पूरा जो है कोपेन का जो वर्गीकरण है वो समझ में आएगा। उससे पहले थोड़ा सा कोपेन का इतिहास उठा के देखते हैं, भाई इसको ये दिमाग कहां से आया कि ये पूरे जो है आपके कोड का उपयोग करे और इस तरह से जो है जलवायु प्रदेशों को बांटे। तो एक्चुअल में क्या है, जो कोपेन है, इस कोपेन के पहले एक व्यक्ति हुआ कैंडोल। कौन हुआ? और उस कैंडोल ने पूरे ग्लोब को बांटा वनस्पति के आधार पर। किसके आधार पर बांटा? इसने उसकी कॉपी की है। क्या किया? उसकी कॉपी की। तो हम ये देखें कि कोपेन ने वर्गीकरण कब दिया, तो 1918 में ये अपना वर्गीकरण दे रहा है। कब दे रहा है? तो पूछा क्वेश्चन में कब दिया? 1918 में दिया। दूसरा ये है कि कोपेन ने अपना जो वर्गीकरण दिया है उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है वनस्पति। किसके आधार पर दिया? तो इसने अपना जो वर्गीकरण दिया है वो दिया है वनस्पति के आधार पर दिया है। अब इस बात को हम पहले ही करके आ चुके थे। मैंने बताया था कि कोपेन ने कहा कि किसी स्थान की जलवायु को ज्ञात करना है तो वहां की वनस्पति का अध्ययन कर लो। ऐसा करने से वहां की वर्षा और तापमान का अध्ययन स्वतः हो जाएगा। बताया था मैंने। तो वो की हुई बात आपकी यहां आ रही है कि सब इसने कहा कि सब वनस्पति का अध्ययन कर लो और ऐसा करने से वहां की वर्षा और तापमान का अध्ययन स्वतः हो जाएगा। हालांकि बाद में इसने चेंजेस किए हैं, 1930 के दशक में किए हैं। उसके बाद में इसके जो लास्ट जो इसका चेंज हुआ है वो 1963 में हुआ है। जो कोपेन है इसके विद्यार्थी थे 3, ठीक है, उन्होंने किया। बट हमसे क्या पूछेगा, कोपेन ने कब दिया, तो आप बताओगे 1918 में इसने अपना वर्गीकरण दिया है। भाई फर्स्ट जो दिया होता है उसको काउंट करते हैं। बाकी तो फिर आप जब कोई बड़े एग्जाम दोगे ज्योग्राफी से तो उसमें आएगा कि लास्ट कब, हम कहेंगे 1963 के अंदर हुआ। ठीक है। अभी जो हमको यहां बात करना है, ये करना है कि जो आपका इसने कोड दिए वो कोड आए कहां से। तो जो कोड दिए, मैंने कहा कैंडोल ने जो कोड दिए उसके आधार पर आए। इसने क्या किया, कैंडोल ने जो बांटा था पूरे ग्लोब को, सेम इसने भी ग्लोब को बांट दिया 5 भागों में। कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। और जो 5 भाग बांटे हैं उसने 0 से लेकर आपका 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इस तरह से अपने 5 भाग बांटे हैं। पर एक काम करो, पहले आप ये बातें लिख दो ताकि कल हम इसके आगे बात करें। लिखो, कॉपी में लिखना स्टार्ट करना। लिखो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, फटाफट लिखना स्टार्ट करना। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण लिखो। इसमें कोपेन ने अपना वर्गीकरण, कोपेन ने अपना वर्गीकरण 1918 में 1918 में वनस्पति के आधार पर दिया। वनस्पति के आधार पर दिया। वनस्पति के आधार पर दिया। लिख दिया। फिर लिखो इसमें कंटिन्यू करते हुए, कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार किसी स्थान की वनस्पति का अध्ययन करने पर, किसी स्थान की वनस्पति का अध्ययन करने पर वहां की वर्षा व तापमान, वहां की वर्षा व तापमान का अध्ययन, वहां की वर्षा व तापमान का अध्ययन स्वतः हो जाता है। स्वतः हो जाता है, हो जाता है। पर एक बार आप इसको बना लो, फिर अपन इसको आगे समझेंगे कल की क्लास में। फिर इसको आप बना लो फटाफट से।
थोड़ा एनर्जी रखना कल क्लास के अंदर थोड़ी सी, ताकि ये कोपेन और ये ट्रिवाटा समझ में आ जाए आप लोगों को, और यहां से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। जो ऑनलाइन साथी हैं कह रहे हैं कि हमको लिखाओगे, मैंने कहा था कि मैप तो आपको मिल जाएगा, बाकी तो लिखना ही है आपको, जो लिखवा रहा हूं तो लिखना ही है आपको, है ना। मैप आपको जो है मिल जाएंगे, नहीं भी मिलते तो आपको प्रैक्टिस करनी है नए मैप लाके। हो गया आप लोगों का ये? कल अपन जलवायु प्रदेश पूरा कर लेंगे, ठीक है। सभी का हो गया यहां तक? पहले गर्ल्स आप जो हैं कर सकते हैं, फिर बॉयज। कल अपन इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो।